हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चलो थोड़ी सी इस पे हम चर्चा करते हैं। बेसिकली जो सेल्स होती हैं, सेल्स को एक दूसरे के साथ में अटैच भी तो होना होता है, चाहे वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल कांटेक्ट में हो या फिर दूर दूर हो। दोनों ही केसेस में उनका कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो रहा होता है एक से दूसरी सेल के साथ में। तो सेल्स जिन मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ में एडेयर होती हैं, अटैच होती हैं, उसको ही बोला जाता है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, क्या सेल्स सिर्फ एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं? नहीं बच्चों, बीच में इनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी अटैच हो सकती हैं और साथ ही साथ में सेल से भी अटैच हो सकती हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, बेसिकली सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, उनको बोला जाता है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या है? सरफेस प्रोटीन्स। सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं और किसकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगी? ऑब्वियस सी बात है, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। अच्छा, ये हेल्प क्या कर रही हैं? सेल को अटैच करने में मदद करती हैं। किससे? सेल को सेल से अटैच करने में मदद करेंगी और सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच करने में मदद करती हैं। दो तरीके से यहाँ पर अटैचमेंट देखा जाता है। ओके, अगर हम बात करें एडेशन प्रोटीन्स की, तो जो एडेशन प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। कोई भी सेल है तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। सो सेल एडेशन प्रोटीन्स कैसी हैं? सेल एडेशन प्रोटीन्स या फिर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन, इंटीग्रल का मतलब है अंदर की तरफ, और मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये वहां पर ही प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो प्रोटीन्स आती हैं, बेसिकली इनमें बहुत सारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि थोड़ा सा पार्ट इनका सेल के बाहर होगा, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होगा, थोड़ा सा सेल के अंदर होगा। तो इनको बोला जाता है दैट दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कैसी हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस का मतलब है कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि ये मेम्ब्रेन को किसी भी तरीके से क्रॉस कर रही हैं। बच्चों, अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। दो कैटेगरीज में डिवीजन का किस तरीके से होता है? एक तो ये सेल के साथ अटैच हो रही है, दूसरा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में अटैच हो रही है। तो उसी के आधार पर बच्चों इनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। या तो सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो फिर सेल और मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल और सेल एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, स्पेसिफिक बाइंडिंग कहाँ होती है? इंडिविजुअल सेल्स के बीच में हो सकती है और सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में हो सकती है। मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट पूरी क्लास में ईसीएम ही लिखने वाली हूँ, तो ये आप याद रखिएगा। अब बच्चों, ये जो सेल और सेल का अटैचमेंट है, ये बहुत इजीली ऐसे भी हो सकता है कि लूज बाइंडिंग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइटली बाइंडिंग हो सेल्स के बीच में। लॉन्ग लास्टिक भी हो सकती है और ट्रांजिएंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर बाइंडिंग हमें किस तरीके की देखने को मिलेगी? बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बाइंडिंग हमें लूज भी देखने को मिल सकती है, वीक एंड ट्रांजिएंट भी हो सकती है, मतलब बहुत कमजोर है और क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, या फिर बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है एंड लॉन्ग लास्टिंग। स्ट्रांग एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये दो प्रकार से सेल्स के बीच में हमें जो बाइंडिंग है वो देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बात ये आती है कि इसका काम क्या है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? तो लेट्स सी फंक्शंस ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। टर्म यहाँ पर हम सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर रहे हैं।
कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं ये टिश्यू एंड ऑर्गेन्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टिश्यू एंड ऑर्गेन इनके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, प्रॉपरली इनको प्लेस करना है किसी एक जगह पे, उसमें ये बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में इंट्रासेलुलर एंकरिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंट्रासेलुलर एंकरिंग से मतलब है जो सेल्स हैं उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट चल रहा होगा, तो इंट्रासेलुलर एंकरिंग है जैसे कि जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट फिलामेंट को फिलामेंट्स को साइटोस्केलेटल से अटैच करने का काम करेंगी, फिलामेंट टू साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की हमें फंक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, उनका यहाँ पर ये अटैचमेंट करेंगी। और यहाँ पर बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि जब चीज़ें डेवलपिंग स्टेज में हो रही होती हैं उस टाइम पर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होना ही चाहिए, क्योंकि तब कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि सेल्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सेल एसोसिएशन में। साथ में स्विच करना है बीच में, तो उस स्विचिंग में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ में नर्व एंड मसल्स के बीच में अटैचमेंट हो रहे होते हैं, नर्व एंड मसल, तो इस अटैचमेंट में भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली ये बहुत तरीके से काम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ में साइनेप्स का जो कनेक्शन होता है, साइनेप्सिस में भी इनका हमें इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में एपिथेलियल लेयर्स का फॉर्मेशन है। बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किए जाते हैं। ऑलराइट, चलो कुछ और इंफॉर्मेशंस जानते हैं इनके बारे में। ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन इनका नेचर होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप के होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन से मतलब है इनके पास में 3 डोमेन होंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूँ, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर बना लूँ कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल, तो ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जो हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल होगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बच्चों पार्ट्स जो होते हैं आपको पता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर का साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, या फिर इसी को हम साइटोसोलिक पार्ट भी बोलते हैं। तो इनका जो डोमेन होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। फिर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और सबसे अंदर जो प्रेजेंट होता है बच्चों उसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर डोमेन, जो सेल के साइटोसोल के साइड में है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन। तो ये 3 पार्ट से मिलके ये बना हुआ होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ही ऐसा पार्ट होता है जो बेसिक बहुत सारे इंटरेक्शंस का काम कर रहा होता है। जैसे जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये क्या करेगा, ये दूसरे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच करने का काम करेगा, क्योंकि इंट्रा सेलुलर है वो तो सेल के अंदर ही रहेगा, तो बाहर जो प्रेजेंट है वही तो बाकी जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में अटैच हो सकता है, तो ये यहाँ पर बाइंड करने का काम करता है। अब ये जो बाइंडिंग है बच्चों, ये बाइंडिंग भी 2 तरीके से हो सकती है। हो सकता है ये जो अटैच कर रहा है वो एक जैसा हो सकता है कि जिससे अटैच कर रहा है वो दूसरे नेचर का हो। उसके आधार पर इनको 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। या तो ये होमोफिलिक हो सकते हैं, होमोफिलिक का मतलब है कि जैसा मॉलिक्यूल है वो वैसे ही मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। या तो ये हेटेरोफिलिक हो सकते हैं, जिसका कि मतलब है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो अलग तरीके दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है ना। या फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो रहा है, तो इनको हेटेरोफिलिक एंड होमोफिलिक बाइंडिंग बोलते हैं। होमोफिलिक को होमोटाइपिक भी बोला जा सकता है, या फिर हेटेरोफिलिक को हेटेरोटाइपिक भी बोला जा सकता है। यहाँ पर सेम काइंड के अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पर डिफरेंट होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, या फिर अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल ना होगा
तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में इनका अटैचमेंट हो रहा होगा, इसीलिए इनको हेट्रोफिलिक या फिर हेट्रोटाइपिक बोला जाता है। अच्छा, अब जो सुपर फैमिलीज होती हैं बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो मेजर सुपर फैमिलीज कौन सी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मेजर जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन सी फैमिलीज से आते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। So let's see major super families of extra cell adhesion molecules। तो बच्चों ज़्यादातर जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैडेरिन्स हो सकते हैं, कैडेरिन्स कैडेरिन्स के अलावा हो सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, और ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं बच्चों इनको हम आईजी सुपर फैमिली भी बोलते हैं, आईजी सुपर फैमिली। इसके अलावा बच्चों ये इंटीग्रिन्स फैमिली के भी हो सकते हैं, इंटीग्रिन्स, और साथ ही साथ में जो लास्ट है वो है सेलेक्टिन्स। तो ये 4 मेन सुपर फैमिलीज हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये 4 फैमिलीज हैं इन 4 फैमिलीज को बच्चों फर्दर भी कैटेगराइज किया जाता है कि ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं इन फैमिलीज के कुछ ऐसे होते हैं जो कैल्शियम पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कैल्शियम के काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो होमोफिलिक अटैचमेंट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हेट्रोफिलिक अटैचमेंट करेंगे। तो उसके आधार पर इनका हम क्लासिफिकेशन जानते हैं कि ये अटैच किस तरीके से हो रहे होते हैं। So let's see classification of cell adhesion molecules. Alright. तो बेसिकली जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम। किसको कैल्शियम की जरूरत है, कौन बिना कैल्शियम के काम कर सकता है। सो लेट्स सी कैल्शियम आयन डिपेंडेंट, और जो दूसरी कैटेगरी है वो इंटरैक्शन के बेस में। बेसिकली कैल्शियम आयन डिपेंडेंसी के बेस पे हम इसको डिपेंडेंट ना लिख के डिपेंडेंसी लिख देते हैं, कैल्शियम आयन डिपेंडेंसी के बेस पे और इंटरैक्शंस के बेस पे हम दो प्रकार से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैल्शियम आयन डिपेंडेंसी के आधार पे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो या तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, कैल्शियम रिक्वायर्ड, या फिर है जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैल्शियम आयन नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ये 2 कैटेगरीज हो गई। और इंटरेक्शन के बेस पे जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो फर्दर इनको होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक में डिवाइड किया जा सकता है, होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक, 2 तरीके से इनका बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। अब बच्चों कैल्शियम आयन की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट किसको होती है, तो जो कैडेरिन फैमिली के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। साथ ही साथ में सेलेक्टिन फैमिली के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, और इंटीग्रिन फैमिली के जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम आयन जिनकी ज़रूरत नहीं होती इंडिपेंडेंट कौन सा है, आईजी लाइक जो इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है वो विदाउट कैल्शियम भी वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है होमोफिलिक की। सो बच्चों होमोफिलिक अट्रैक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कैडहेरिन्स में, कैडहेरिन्स, और इसके अलावा जो आईजी सुपर फैमिली वाले होते हैं, आईजी लाइक सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें भी हमें होमोफिलिक इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी जितने हैं चाहे वो इंटेग्रिन हो, चाहे वो सेलेक्टिन हो, चाहे वो ये जो आईजी लाइक सुपर फैमिली है, ये बच्चों दोनों तरीके का इंटरेक्शन शो कर सकती है, होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक। तो यहाँ पर आईजी सुपर फैमिली के मॉलिक्यूल्स हमें दोनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, होपफुली आपको क्लियर होगा। फटाफट से रिवाइज करिए, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट कौन से हैं, कैडेरिन, सेलेक्टिन, इंट्रेग्रिन, जिसको जरूरत नहीं है वो है आईजी लाइक सुपर फैमिली। दूसरा होमोफिलिक है कैडेरिन, और हेट्रोफिलिक है इंटेग्रिन, सेलेक्टिन। जो आईजी लाइक सुपर फैमिली है ये बच्चों जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है इसको होमोफिलिक हेट्रोफिलिक दोनों ही प्रकार के इंटरेक्शन ये शो करता है।
ऑलराइट, चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑलराइट, तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों। स्टार्ट करेंगे हम कैडहेरिन से। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैडहेरिन। अब ये बताइए, कैडहेरिन्स जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो क्या पढ़ा था? ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है और साथ ही साथ में ये होमोटाइपिक या फिर होमोफिलिक जो बाइंडिंग होती है वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें इनकी पता ही है। चलो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैडहेरिन की अगर हम बात करें तो जैसे ये प्रेजेंट कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं दो सेल्स की यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल 1 की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल 2 की। तो यहाँ पर बच्चों हमें कैडहेरिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब कैडहेरिन पता है कैसा होता है? कैडहेरिन में बच्चों जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इनकी बात करें तो ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कुछ बीच का पार्ट भी होगा कुछ इस तरीके से, और फिर बाहर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, और अंदर की तरफ पे हमें देखने को मिलेगा कुछ इंट्रा सेलुलर पार्ट। ठीक है, अब ये होमोटाइपिक बाइंडिंग शो करते हैं, तो क्या दूसरे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनका अटैचमेंट हो रहा होगा और सेम प्रकार के मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया मैं इसकी नेमिंग करती हूँ। देखिए ये क्या है? यही तो है कैडहेरिन जिसको हम पढ़ रहे हैं। दिस इज कैडहेरिन। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, तो यहाँ पर इनका अटैचमेंट कहाँ पे हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पार्ट में इंटरेक्शन हो रहा है। जो बैक वाला पोर्शन है, इंट्रा सेलुलर वाला पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एक्टिन फिलामेंट, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एक दूसरे के साथ में अटैच हो रहे होते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में ये जो अटैचमेंट पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो कुल मिला के ये कैल्शियम आयन की मदद से ये क्या कर रहे होते हैं? अटैच हो रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है इसमें दो सेल्स एक दूसरे के साथ में अटैच हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। जो कैडहेरिन है वो एक दूसरे के साथ में अटैच होने में मदद कर रहा है। ऑलराइट, तो अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं बच्चों, उन पे अलग अलग प्रकार के कैडहेरिन्स प्रेजेंट होते हैं। सब पे एक प्रकार का कैडहेरिन प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रकार का कैडहेरिन पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये अलग अलग प्रकार की सेल्स में अलग अलग प्रकार के हमें कैडहेरिन्स देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कैडहेरिन्स। ऑलराइट, सो हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो सेल पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा होगा, कैडहेरिन्स का किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर अल्फा कैटेनिन भी प्रेजेंट होता है कैडहेरिन्स में, अल्फा कैटेनिन। और साथ ही साथ में जो अल्फा कैटनिन है ये प्रोटीन लिंकिंग का काम करता है, साइटोस्केलेटल से अटैच करने का काम करेगा। यहाँ पर प्रोटीन की लिंकिंग भी होती है बीच में, ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, उससे यहाँ पर अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ये साइटोस्केलेटल के साथ में जुड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कैडहेरिन। चलिए आते हैं अगली सुपर फैमिली के पास। दूसरी सुपर फैमिली कौन सी है बच्चों? सेलेक्टिन। सेलेक्टिन कैसा है? होमोटाइपिक है या हेट्रोटाइपिक है बच्चों? ये हेट्रोटाइपिक इंटरेक्शन शो करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सेलेक्टिन की, तो यहाँ जो सेलेक्टिन होती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसमें कि एक कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट होता है। तो इनके पास में प्रेजेंट होता है लेक्टिन डोमेन।
और ये जो लेक्टिन डोमेन है बच्चों, ये बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये कंजर्व्ड डोमेन होता है कि सारी की सारी सिलेक्टिन में प्रेजेंट ही होगा, कंजर्व्ड रहता है। और ये स्पेसिफिक ओलिगोसैकेराइड से या फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके पास में ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनसे अटैच करता है, या फिर जो कोई दूसरी सेल है उस पर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनसे अटैच करने का काम होता है। सो बेसिकली ये कैसे अटैच होते हैं? बाइंड्स विद किसके साथ में जुड़ रहा है? ओलिगोसैकेराइड्स ऑन ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके पास में ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये उससे जुड़ता है या फिर ग्लाइकोलिपिड से जुड़ सकता है, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड भी दूसरी सेल पे प्रेजेंट होगा ना, ऑन अनदर सेल, ग्लाइकोलिपिड ऑन अनदर सेल। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें इनकी बाइंडिंग देखने को मिलती है। अच्छा बच्चों, जो लेक्टिन्स हैं, ये जो लेक्टिन्स हैं इनको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं लेक्टिन्स। ये जो फैमिली है, अगर हम इनको बहुत अलग से ही जानना चाहें कि इनको बोला क्या जाता है, तो इनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्लाइको या ओलिगोसैकेराइड से बाइंड कर रहे होते हैं, तो इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ऑलराइट, तो सेलेक्टिन जो है बच्चों बेसिकली ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट है? सेल सरफेस पे, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सेल के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेलेक्टिन्स होते हैं ये ओलिगोसैकेराइड से बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के लिए यहाँ पे होता क्या है, इनके पास में एक छोटा सा साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, एक सिंगल जो स्पैनिंग डोमेन होता है जो मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इनका बहुत बड़ा होता है जो कि लेक्टिन की तरह काम कर रहा होता है। तो अब इनको ये जो लेक्टिन है, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डोमेन है, ये इंट्रासेलुलर साइड है, इंट्रासेलुलर, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे बच्चों लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा लेक्टिन डोमेन। और इनके पास में बहुत स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि डोमेन प्रेजेंट होता है जिनको हम लेक्टिन लाइक डोमेन बोलते हैं। तो ये क्या है? लेक्टिन डोमेन। अब यहाँ पे ये जो डोमेन है, डोमेन के आधार पे बच्चों ये कई प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, जो एल सेलेक्टिन है, ई सेलेक्टिन है, पी सेलेक्टिन है, ये कई प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। और इनकी लेंथ भी इसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे मैंने ये जो बनाया है ये एल सेलेक्टिन का बनाया, अगर मैं आपको पी सेलेक्टिन बना के दिखाऊं या फिर ई सेलेक्टिन अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होगा। बेसिकली ये वाले एरिया में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो दूसरा एरिया है वहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये मैंने बनाया एल सेलेक्टिन, अब मैं बना रही हूँ ई सेलेक्टिन। तो ई सेलेक्टिन की बात करें तो ई सेलेक्टिन जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। कुछ इस तरीके से इनके पास में हमें डोमेन्स देखने को मिलेंगे। ये ई सिलेक्टिन है। पी सिलेक्टिन अगर मैं बनाऊँ बच्चों, पी सिलेक्टिन जो होता है ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, इसमें बहुत से हमें लेक्टिन डोमेन्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना हमें देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है और यही जाके दूसरी सेल से जुड़ेगा, जाके ये जो लेक्टिन डोमेन है यही दूसरी से जाके जुड़ेगा किसी दूसरी सेल से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, जितनी अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन ली कि जो लेक्टिन्स हैं ये शुगर चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये लेक्टिन डोमेन है यही जो है ये शुगर चेन को आइडेंटिफाई करेगा, और कहाँ पे दूसरी जो सेल होगी उसके ऊपर जो शुगर डोमेन प्रेजेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। शुगर चेन आइडेंटिफिकेशन ऑन अनदर सेल, ऑन अनदर सेल।
ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, क्या इनका बहुत लंबा नहीं है? तो यहाँ पर इंट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है वो छोटा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इनका बहुत बड़ा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इनका भी वर्क जो होता है वो कैल्शियम आयन की मदद से हो रहा होता है, तो ये भी कैल्शियम आयन डिपेंडेंट वर्क करते हैं, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट हैं ये सेलेक्टिन प्रोटीन्स। अच्छा, फंक्शन क्या है, क्या काम कर रही होंगी? अगर हम इनका फंक्शन देखें तो बेसिकली ये बहुत सारे काम कर रही होती हैं। सेलेक्टिन जो होते हैं वो ट्रांजिएंट इंटरेक्शन शो करती हैं, ज़्यादातर इनका बहुत टाइट इंटरेक्शन नहीं होता है, ट्रांजिएंट इंटरेक्शन इनमें देखने को मिलता है। और वो भी इंटरेक्शन किस में होगा? ट्रांजिएंट इंटरेक्शन वो हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, इन ल्यूकोसाइट्स 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 और वेसल वॉल, जो वेसल है जहाँ पर ये घूम रही हैं ल्यूकोसाइट्स, मैं दोबारा से इसको लिखती हूँ थोड़ा सा। ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स का जो बेसल वॉल के साथ में इंटरेक्शन होता है, अब ये सर्कुलेट कर रही हैं यहाँ पर, तो सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत टाइट इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ही होगा ना, थोड़ी समय के लिए रुके फिर इनको आगे बढ़ जाना है, इसीलिए इस प्रकार का इंटरेक्शन जो है वो सेलेक्टिन के द्वारा यहाँ पर शो किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो ये वेसल है और यहाँ कहीं पर हो गया इन्फ्लामेशन, यहाँ पर हो गया इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होगा तो तुरंत डब्ल्यूबीसीज आती हैं, वही तो है ल्यूकोसाइट, तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट आएगी। अब ये जो ल्यूकोसाइट आई है, अब यहाँ पर इसको थोड़े समय के लिए तो रुकना पड़ेगा, तो थोड़े समय के लिए जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है सेलेक्टिन्स के साथ में। समटाइम्स बच्चों ये ऐसे होते हैं जो कि इंटेग्रिन्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, ताकि जो ब्लड सेल्स हैं एंडोथेलियम में उनके साथ में बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग हो सके, तो ये they also interact with integrins, they also interact with integrins के साथ में भी इनका हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, ये इंटरेक्शन क्या करेगा? strengthen binding of blood cells to the endothelium, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी एंडोथीलियम के साथ में बाइंडिंग को ये मजबूत करने का काम कर रहा होता है। जब ये इंटेग्रिन के साथ में इंटरेक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इनकी बाइंडिंग कैसी हो गई? बाइंडिंग बच्चों हो गई इनकी हेटेरोफिलिक या फिर हेटेरोटाइपिक बाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट कर रही हैं। अच्छा, इनके प्रकार होते हैं, टाइप्स देखते हैं हम, जो सेलेक्टिन है उनके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं, टाइप ऑफ सेलेक्टिन्स। इनका जो फंक्शन है बच्चों वो टाइप के आधार पर वेरी भी करता है। बेसिकली जैसे पी सेलेक्टिन है, पी सेलेक्टिन के अलावा हमें देखने को मिलती है ई सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन, और ई सेलेक्टिन के अलावा बच्चों हमें देखने को मिलती हैं एल सेलेक्टिन। और ये जो सेलेक्टिन है बेसिकली इनके नाम के आधार पर इनका लोकेशन होता है और अलग अलग फंक्शन होता है। तो चलिए जानते हैं क्या करेगी पी सेलेक्टिन। पी सेलेक्टिन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कहाँ है? सबसे पहले तो आती है पी से आती हैं प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट्स पे हमें देखने को मिलती हैं, ऑन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट है, ये हो गया। इसके अलावा बच्चों ये एंडोथीलियल सेल्स पे भी हमें देखने को मिल सकती हैं, ऑन एंडोथीलियल सेल्स। और बेसिकली इनका एक्टिवेशन अगर हम बात करें तो जब इन्फ्लामेशन का कोई केस होता है उस केस में ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं। तो एक्टिवेशन कैसे हो रहा होगा इनका? एक्टिवेशन इज बाय इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स होता है उसके द्वारा इनका एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेशन बाय इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, ई सेलेक्टिन की अगर हम बात करें तो ई सेलेक्टिन हमें मिलता है एंडोथेलियल सेल्स पे, इनका एक्टिवेशन हो रहा होता है एंडोथेलियल सेल्स पे।
और एल सेलेक्टिन की हम बात करें तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं या जो WBCs होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज अबाउट दी सेलेक्टिन्स। अब जो सेलेक्टिन्स होते हैं बच्चों, ये सीक्वेंस में अटैच होती हैं, ये इंटेग्रिन के साथ अटैच हो सकती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में भी अटैच हो सकती हैं। और शुगर चेन का जो रिकग्निशन है वो लेक्टिन्स के द्वारा होता है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होता है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। और ये बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प करता है, जैसे कि सेल रिकग्निशन है या फिर डेवलपमेंट है, तो उस केस में भी ये हेल्प कर रहा होता है। और इन्फ्लेमेशन के दौरान तो इसका सबसे ज़्यादा हमें रोल देखने को मिलता ही है। ऑलराइट, आते हैं अगले प्रकार की प्रोटीन पे जिसका नाम है इंटेग्रिन्स। ऑलराइट, चलो देखते हैं इंटेग्रिन्स क्या हैं और अब ये क्या कर रहे होंगे। तो बच्चों, इंटेग्रिन्स की अगर हम बात करें तो बहुत ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है, पहली बात तो ये आती है, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट अटैचमेंट इनका होगा। और साथ ही साथ में ये दूसरी प्रकार की प्रोटीन्स के साथ में, दूसरी प्रकार के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैचमेंट शो करती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है हेट्रोटाइपिक बाइंडिंग। ये हेट्रोटाइपिक बाइंडिंग को शो करती हैं। तो ये तो हमने जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा था वो पार्ट हुआ। अच्छा बच्चों, अभी तक के जो हमने देखे कि यहाँ एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है, लेकिन इनका क्या होता है बच्चों, ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेटेरोडाइमर। और ये जो हेटेरोडाइमर है ये अल्फा एंड बीटा चेन का बना हुआ होता है। दो चेन्स इसमें देखने को मिलती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो यहाँ पर ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जो बीटा चेन, अल्फा जो चेन होती है यही कैल्शियम आयन से बाइंड करने का काम करती है, कैल्शियम आयन बाइंडिंग करने का काम करती है। और जो बीटा चेन होती है ये नॉन कोवेलेंट होती है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को ये शो करती है। अच्छा, जो कैल्शियम आयन बाइंडिंग डोमेन है उसकी अभी बाइंडिंग साइट कहाँ होगी, बाइंडिंग साइट एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे ही होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर इनके हम टाइप्स की बात करें तो बच्चों ये लगभग 24 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, 24 टाइप की हमें अलग अलग इंटेग्रिन्स देखने को मिलती हैं। अगर हम लार्ज इनकी मेजोरिटी की बात करें तो ज़्यादातर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड कर रही होती हैं, बट कुछ एक ऐसी भी होती हैं जो सेल से बाइंड करती हैं। सो मोस्टली कहाँ से बाइंड है, बाइंड विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड करती हैं, बट समटाइम्स अटैच विद सेल्स या फिर बाइंड विद सेल्स, समटाइम्स बाइंड विद सेल्स। ओके, अच्छा ये हो गया। अब जैसे हमने अभी फंक्शंस पढ़े थे तो इनकी अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर एक्टिन साइटोस्केलेटल को बहुत सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से जोड़ने का काम करती हैं। सो ये लिंकिंग का काम करेंगे, किसको लिंक करेंगे, लिंक एक्टिन साइटोस्केलेटन, एक्टिन साइटोस्केलेटन को किससे जोड़ेंगी, टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनसे जोड़ने का काम करती हैं। अच्छा, जो इनका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर बना लेते हैं इंटेग्रिन्स। तो बेसिकली इनके, हम जैसे मैंने आपको बताया कि इनके दो डोमेन्स होते हैं, दो अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर बना देती हूँ, कुछ इस तरीके से दो डोमेन्स होते हैं। तो ये जो डोमेन्स होते हैं यहाँ पर अंदर की साइड में एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, और यहाँ पर एक एडाप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एडाप्टर प्रोटीन जो होती है बेसिकली जब एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जब इनके साथ में लाइगेंड बाइंड करेगा तब ये एक्टिवेट होगा, ये इनएक्टिव है। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ये कैसा है, ये है इनएक्टिव। अच्छा, ये इनएक्टिव है तो एक्टिव कब होगा, जब इससे आके बाइंडिंग होगी मॉलिक्यूल की तो ये एक्टिव हो जाएगा। लेट मी शो यू, कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल जब आके बाइंड कर जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग के बाद में ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर एक एडाप्टर प्रोटीन आके जुड़ जाएगी जिसको बोला जाता है
टैलिन। ये जो है ये बनाया जो मैंने, ये एक्टिव है। और एक्टिव जैसे कि यहाँ पर बाइंडिंग हो गई, कोलेजन की बाइंडिंग हो गई, तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है। ऑलराइट, तो जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है इसमें एडाप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या है ये है एडाप्टर प्रोटीन। तो ये एडाप्टर प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मिक वाले पोर्शन पे या फिर इंट्रासेलुलर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट है। टैलिन के अलावा बच्चों ये अलग अलग भी हो सकती हैं। टैलिन के अलावा यहाँ पर अल्फा एक्टिनिन भी हो सकती है, और इसके अलावा वेंक्यूलिन भी हो सकती है। कोई भी एडाप्टर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है जो कि एक्टिन फिलामेंट से अटैच होने का काम करेगी। तो एक्टिन फिलामेंट के साथ में कौन अटैच हो रहा है यहाँ पर? एडाप्टर प्रोटीन। एडाप्टर प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मिक पोर्शन पे। और किससे जुड़ रही है? अटैच विद एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट। और ये एक्टिन फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ओके, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, एडाप्टर प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? इंट्रा सेलुलर साइड में। इंट्रा सेलुलर। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है वो भी तो कुछ कर रहा होगा। तो लेट्स सी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पोर्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्या करता है? ये भी किसी ना किसी से जुड़ रहा होता है। बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन। इसके अलावा फाइब्रिनोजन से जुड़ सकता है, और किसी ना किसी मॉलिक्यूल से जुड़ के ही ये एक्टिवेट होता है, या फिर ये कोलेजन से जुड़ रहा होता है, जो कि सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये सारी प्रेजेंट होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। सो ये तो हुआ इंटीग्रिन के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इंटीग्रिन्स जो होते हैं बच्चों, स्पेसिफिक इंटीग्रिन्स बाइंडिंग करते हैं आईजी सुपर फैमिली के साथ में। इंटीग्रिन्स ये बाइंडिंग करते हैं, बाइंड विद आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन। आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन से भी ये बाइंडिंग का काम कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इनका अगर हम और बात करें जो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड होता है इस केस में, तो एक कोलेजन फाइबर होता है। अगर आईजी सुपर फैमिली से बाइंड कर रहे हैं, और ये कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन फाइबर दोनों ही सब यूनिट से हेड रीजन में बाइंड करता है, ताकि जो इंटीग्रिन का डाइमर है वो एक्टिवेट हो जाए। सो यहाँ पर अल्फा बीटा सब यूनिट्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के अल्फा बीटा सब यूनिट्स आइडेंटिफाई की गई हैं इंटीग्रिन्स में, और सेल पे डिपेंड करती है। बहुत सारी पॉसिबल पेयरिंग्स होती हैं, बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं जो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 1-2 दर्जन है इंटीग्रिन्स जिनको अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है सेल्स की सरफेस पे, और साथ ही साथ में स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन इनका बॉडी पे देखने को हमें मिलता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सुपर फैमिली पे, फोर्थ, जिसका नाम है आईजी लाइक सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, या इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेटेरोफिलिक एंड होमोफिलिक दोनों ही प्रकार की बाइंडिंग को शो करते हैं। हेटेरोफिलिक एंड होमोफिलिक, किसी भी तरीके से ये अटैच हो सकते हैं। अच्छा, क्या इनको कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं बेटा, इनको कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये होते हैं कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट। ओके, अगर इनकी बात करें तो ये ज़्यादातर प्रेजेंट कहाँ से होते हैं? तो जो चीफ एंडोथीलियल सेल, ये जो सेल प्रोटीन्स हैं, ये चीफ एंडोथीलियल सेल प्रोटीन्स हैं, जो कि WBCs के इंटीग्रिन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, जिनको हम आईकैम्स भी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स या फिर वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। सो IG like super family are chief endothelial cell proteins, chief endothelial cell proteins। और इनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड बाय, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? वाई WBC इंटीग्रिन्स। जो WBC इंटीग्रिन्स होते हैं वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजिली।
WBC इंटेग्रिन्स, जिनको कि हम आई कैम्स भी बोलते हैं, या फिर वैस्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली WBC के इंटेग्रिन से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये अगर हम बात करें कि इनकी फैमिली जो है वो IG जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, उसके ही ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इम्यून सिस्टम में तो इनका मेन रोल होता ही होता है। फंक्शन इनका जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? इम्यून सिस्टम में। मैक्सिमम फंक्शन इनका इम्यून सिस्टम में होता है, लेकिन इनके और भी फंक्शंस हो सकते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास में डोमेन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं IG लाइक डोमेन। अगर मैं ये बनाऊँ, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कई प्रकार के ये हो सकते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होगा और बाहर बहुत से डोमेन प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं IG लाइक डोमेन, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये प्रोटीन्स जो होती हैं बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली जैसी दिखती है, इसलिए इसको IG लाइक डोमेन बोलते हैं। और ज़्यादातर मेंबर्स इसके जो हैं वो बहुत सारे इम्यून फंक्शन में ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैल्शियम सॉरी, कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं। कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडिशन, सेल सेल एडिशन, ये उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की इनकी बात करें, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आई कैम्स होते हैं। आई कैम्स मतलब इंट्रा सेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, या फिर वी कैम्स हो सकते हैं, मतलब वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एंडोथीलियल सेल में, और दोनों ही इंटीग्रिन के साथ में हेट्रोफिलिक बाइंडिंग को शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों, कुछ एक मेंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो नॉन इम्यून सेल्स होती हैं उनके साथ में भी एडिशंस हो कर सकते हैं, जैसे कि NCAM है, L1 है। ये नर्व की आउटग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस चलो इनके मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वी कैम क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है, ये है वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था NCAM। NCAM क्या है? ये है न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। इसके अलावा यहाँ पर L1 भी होता है, IG का एग्जाम्पल है। सो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखूँ तो जो NCAM है, NCAM एंड L1, ये दोनों ऐसे होते हैं जो नर्व आउटग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नर्व आउटग्रोथ। इसके अलावा बच्चों इनका फंक्शन हमें देखने को मिलता है साइनेप्स फॉर्मेशन में। साइनेप्स फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हो इनका अटैचमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी इनका हमें रोल देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बहुत से अदर बात करें, जैसे कि जो NCAM है, ये बहुत प्रकार की सेल्स पे देखने को मिलता है। नर्व सेल्स पे तो होता ही होता है, नर्व सेल्स के अलावा भी हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। कहाँ है? नर्व सेल एंड अदर सेल्स ऑल्सो, दूसरी सेल्स पर भी आपको नेल जो NCAM है इसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी सिंगल जीन की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो L1 जीन है, L1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर हमें म्यूटेशन देखने को मिले L1 में, अगर किसी तरीके से अगर म्यूटेशन हो सकता है तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकता है। एक्सट्रीम केसेस में अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हमें हाइड्रोसिफेलस कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाइड्रोसिफेलस का मतलब है ब्रेन में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो गया, सीवियर कंडीशन हो गई, तो उसमें हमें ये भी देखने को मिल सकता है बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन,
या लिम्ब मूवमेंट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो बेसिकली L1 में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, ऑटोप्सीज देखी गई हैं, जो पेशेंट है सिर्फ और सिर्फ L1 की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी डेथ हो गई है या फिर म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि ये अगर म्यूटेशन हो गया तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो एनकैम का फॉर्मेशन होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अगर म्यूटेशन हो गया एनकैम में बच्चों, एन यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, जैसे कुछ एक जो एनकैम्स हैं, अगर एनकैम में म्यूटेशन हो गया, इसमें हो गया म्यूटेशन, तो एनकेम के म्यूटेशन की वजह से कुछ कुछ माइल्ड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। वो कुछ ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं जो कि कम है। लेकिन अगर एन कैडहेरिन में म्यूटेशन हो गया बच्चों, एन कैडहेरिन में अगर हो गया म्यूटेशन, तो ये बहुत फेटल होता है और इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि पर्सन की डेथ ही हो जाती है। कुछ एक फॉर्म्स होते हैं एनकैम के जो अनयूजली लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैरी करते हैं। तो अब उसके निगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉलीसिलिक एसिड चेंज होती हैं वो सेल एडेशन के साथ में इंटरफेयर कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर इनहिबिशन जैसे कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कैडहेरिन की बात करें तो वो बहुत सारी सेल्स पे फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड होते हैं और कैडहेरिन के साथ में इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये जो म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेंट जैसे माइस में एक्सपेरिमेंट हुआ तो वहाँ पर एन कैडहेरिन को म्यूटेट किया गया। एन कैडहेरिन का म्यूटेशन हुआ तो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में ही जो माइस था उसकी डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। तो मतलब यहाँ पर उसने एन कैम के म्यूटेशन को तो सर्वाइव कर लिया, लेकिन एन कैडहेरिन के म्यूटेशन को सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जिसमें एन कैम का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता है वो चलो किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ कुछ माइल्ड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ के, लेकिन अगर एन कैडहेरिन में म्यूटेशन है तो अल्टीमेटली यहाँ पर डेथ ही हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।